नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और शुरू करते हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कल हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, जिसमें हमने बात करी थी कि जब किसी भी रेजिस्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो प्रॉपरली पास नहीं हो पाती, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में वहाँ पर रिलीज होती है और उसी को हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल टोस्टर होते हैं, या फिर आयरन होती है, जिनके अंदर एक हीट एनर्जी जो है यूज करी जाती है। अब उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या है। द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इन्वेंटिव consequence of electric current. In many cases it is undesirable as it converts useful electrical energy into heat. कहाँ पर अनडिजायरेबल होती है? जैसे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हो तो आप चाहते हो कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर जा रही है वो पूरी की पूरी उस फ़ोन को चार्ज करने में यूटिलाइज हो, लेकिन काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है हीट एनर्जी के फॉर्म में। उसी तरीके से आप मोबाइल जब यूज़ कर रहे हो, चला रहे हो, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी एनर्जी आपकी हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। तो ये अनडिजायरेबल है, आप नहीं चाहते कि वो वेस्ट हो, लेकिन वो वेस्ट हो रही है, तो वो कैसा है? अनडिजायरेबल है। एंड in electric circuits, the unavoidable heating can increase the temperature of the component and alter their properties. However, heating effect of electric current has many useful applications. The electric laundry iron, electric toaster, electric oven, electric kettle, and electric heater are some of the familiar devices based on Joule's heating. अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट को ही यूज़ करके बनाई जाती हैं। जैसे टोस्टर होता है, जिसमें एक ऐसा रेजिस्टर यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, तो वैसे ही वो गर्म हो जाता है और उससे जो आपके ब्रेड है वो तो टोस्ट बनकर गर्म होकर आ जाता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक आयरन है, जिसके अंदर वो जो उसका कॉइल है वो हीट होता है, हीट रिलीज करता है, गर्म होता है, गर्म होकर हीट रिलीज करता है और उसी हीट को हम हमारे कपड़ों को आयरन करने में यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर काम करती हैं। मतलब ये हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो कई जगह अनडिजायरेबल भी है और कई जगह पर इसी हीट को यूज करके हम बहुत हमारे लिए यूजफुल एप्लीकेशंस, यूजफुल अप्लायंसेस बनाते हैं। The electric heating is also used to produce light, as in an electric bulb. Here the filament must retain as much of the heat generated as is possible, so that it gets very hot and emits light. It must not melt at such high temperature. ठीक है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें हमने देखा है कि उसके अंदर एक टंगस्टन फिलामेंट होता है, जिसके पास से इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होती है वैसे ही वो क्या होता है, ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो वहां पर रिटेन कर पाएगा उतना ही ज्यादा वो ग्लो करेगा। अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद, अब जो आपकी फिलामेंट होती है उसकी प्रॉपर या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि उस टेम्परेचर पर वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेल्ट हो गया तो आपका बल्ब काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आपका बल्ब काम नहीं कर पाएगा। So that it gets very hot and emits light, it must not melt at such high temperature. A strong metal with high melting point such as tungsten, melting point 3380 degrees Celsius, is used for making bulb filaments. अब क्योंकि अगर आप नॉर्मल, जैसे मान लो कि सपोज करो आप कॉपर वायर, नॉर्मल वायर ले लो या फिर कोई ऐसी चीज ले लो जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पर वो मेल्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर वो टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो मेल्ट हो जाएगा, तो मतलब आपका बल्ब काम ही नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या यूज किया, टंगस्टन यूज किया, टंगस्टन का फिलामेंट यूज किया, जिसका जो टेम्परेचर है वो 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होता है। मतलब इससे नीचे का अगर कोई टेम्परेचर होगा तो वो मेल्ट नहीं होगा। और यही वजह होती है कि आपका जो बल्ब है प्रॉपरली ग्लो होता है। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट एक्सेट्रा। द बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। अब दूसरा, बल्ब आपने देखा होगा एक कांच के ग्लास में आता है। जनरली जो आपका बल्ब होता है वो एकदम ओपन नहीं होता है, बल्ब आपका इस तरीके से कांच के ग्लास में आता है। इस तरीके से आपका एक बल्ब होता है, जैसे ये बल्ब है सपोज करो, बल्ब होता है और यहाँ पर फिर आपका जो टंगस्टन फिलामेंट है इस तरीके से लगा हुआ होता है। तो ये कांच के ग्लास के अंदर पैक होता है। और दूसरा, इसके अंदर क्योंकि गैस पैक नहीं होगा, मान लो कि सपोज करो इसको पैक नहीं करते, ऐसे ही रहने देते, तब क्या होता, तब सिचुएशन ये हो जाती कि ये जो आपका है वो उतना ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरते हैं जो कि इसको खराब होने से बचाते हैं।
इसकी लाइफ को इंक्रीज करते हैं। जैसे जो नाइट्रोजन होता है वो आपके किसी भी चीज को खराब नहीं होने देता। जैसे आपने देखा होगा जो आप पैकेट्स लेके आते हैं ना, फूड पैकेट्स, जैसे बालाजी के जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं उनके अंदर हवा भरी होती है, तो एक्चुअली हवा वो नाइट्रोजन होती है जो कि उस फूड को खराब नहीं होने देती। तो इसके अंदर भी ये नाइट्रोजन भरा जाता है जिसकी वजह से ये जो फिलामेंट है वो खराब नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो होती है काफी लंबी होती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी लाइफ काफी शॉर्ट हो जाएगी। और ये कैसे इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। इसीलिए अपने आप नाइट्रोजन सर्कल आपने पढ़ा होगा और साइकिल आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा नाइट्रोजन जनरली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। Part of it is in the form of light radiated. Another common application of Joule's heating is the fuse used in electric circuits. It protects circuits and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current. फ्यूज होता है, फ्यूज जनरली होता किस लिए है? फ्यूज होता है आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचाने के लिए, क्योंकि आपके घर में जो करंट आता है वो एक फिक्स अमाउंट से नहीं आता, वो उसका वोल्टेज जो होता है फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, मान लो कि आपका टीवी है, टेलीविजन है, या आपकी जो फ्रिज है, ये सब क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। क्योंकि अगर ज्यादा करंट आ गया तो खराब हो जाएंगे, कम करंट आ गया तो भी खराब हो जाएंगे। तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि एक फ्यूज वायर होता है, एक फ्यूज जैसे आपका स्विच होता है ना, बस वैसा ही वो स्विच जैसा होता है, उसके अंदर एक वायर लगा होता है, वही नॉर्मल वायर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज किया जाता है, वही वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है। तो जैसे ही बहुत ज्यादा हाई करंट आएगा तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूज वायर आपका पिघल जाएगा। जैसे फ्यूज वायर कुछ इस तरीके से होता है, उस तरीके का स्ट्रक्चर उसका होता है, ये एक स्विच जैसा होता है और यहाँ पर एक वायर लगा होता है, इस तरीके से एक वायर लगा हुआ होता है। अब जैसे ही बहुत ज़्यादा करंट आएगा तो ये बहुत ज़्यादा हाई करंट आएगा तो ये वायर आपका पिघल जाएगा, पिघल जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी। और सर्किट, और ये आपके होता है मेन जहाँ पर आपका करंट पास होता है, आपके घर में जो मेन स्विच होता है जहाँ से करंट आपके घर के अंदर आता है उस स्विच में लगा हुआ होता है। क्योंकि अगर मान लो कि सपोज करो कहीं से भी करंट ज़्यादा आया तो वही स्विच पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, तो आपके घर में करंट आ ही नहीं पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? सिर्फ आपका एक फ्यूज वायर जो है वो खराब हुआ, बाकी सब कुछ आपका सही है। समझ में? तो आप क्या करोगे? फ्यूज वायर को चेंज कर दोगे। नहीं, आप अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि आपका पूरे के पूरे अप्लायंसेस हैं वो खराब हो जाते और आपको फिर से नया अप्लायंसेस लेना पड़ता, जो कि काफी कॉस्टली है। पहले के जमाने में इस फ्यूज वायर का एक अल्टरनेटिव हुआ करता था, स्टेबलाइजर्स। लेकिन वो क्या होते थे? स्टेबलाइजर्स क्या करंट को रेगुलेट करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो क्या होता था कि वो काफी कॉस्टली होता था, क्योंकि आपको फ्रिज के लिए अलग स्टेबलाइजर लेना है, आपको टेलीविजन के लिए अलग स्टेबलाइजर लेना है, तो हर अप्लायंस के लिए स्टेबलाइजर लेना इतना इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता था। लेकिन फ्यूज वायर में आपने क्या किया? फ्यूज लगा दिया, वायर उसके अंदर है, जैसे ही वायर जल गया आपने नया वायर लगा दिया, बस उतना ही काम आपको करना है। हालांकि अब जो घर बनते हैं उसमें तो एमसीबी लगी हुई होती है, जैसे ही करंट ज्यादा हुआ वो एमसीबी नीचे हो जाती है, आपको जाकर खाली ऊपर करना है, कोई वायर चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। The fuse is placed in series with the device. It consists of a piece of wire made of a metal or an alloy of appropriate melting point, for example, aluminium, copper, iron, lead, etc. If a current larger than the specific value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit. The fuse wire is usually encased in a cartridge of a porcelain or similar material with metal ends. The fuses used for domestic purposes are rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, etc. For an electric iron which consumes 1 kilowatt electric power when operated at 220 volt, a current of 1000 upon 220, that is 4.54 ampere, will flow in the circuit. In this case 5 ampere fuse metal must be used. ठीक है, अब 5 एम्पियर क्यों यूज किया गया? कि अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रिक केटल है, केटल मतलब जो केतली आती है, इलेक्ट्रिक आयरन जिसको हम कहते हैं, 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर उसको चाहिए, और हमारा जो वोल्टेज है वो कितना है? 220 वोल्ट का। ठीक है, हमें 220 वोल्ट का चाहिए, तो हमने क्या किया? 1000 अपॉन 1 किलोवाट मतलब क्या हो गया? 1000 अपॉन 220, उसे डिवाइड किया, तो आंसर क्या है? 4.54। तो 4.54 किसके अराउंड है? 5 एम्पियर के अराउंड है। मतलब अगर मान लो कि हमें एक आयरन लगानी है तो हमारा फ्यूज वायर 5 एम्पियर का होना चाहिए। अगर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट उसमें फ्लो होगा तो वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और पोर्सिलिन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा फ्यूज वायर जो पहले आते थे वो एक चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना उस तरह के आते थे, वो पोर्सिलिन होता है। वो पोर्सिलिन नाम का एक मटेरियल होता है जिसके अंदर वो लगाए जाते हैं, जिससे उसकी एफिशिएंसी वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है, समझ में, जिससे वो काफी इजीली वर्क कर पाता है।
तो ये आपकी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और करिएगा। You have studied in your earlier class that the rate of doing work is power. Rate of doing क्या होता है? Rate of doing work क्या होता है? पावर होता है। ठीक है, रेट जब भी आ जाए मतलब वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है, मतलब पावर, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। Equation gives the rate at which electric energy dissipated consumption in electric circuit. This is also termed as electric power. Electric power का फॉर्मूला हमने पिछले जो टॉपिक्स हमने पढ़े उसमें देखा, P इज इक्वल टू वी आई। आई स्क्वायर आर कैसे हुआ? P इज इक्वल टू वी आई आपका फॉर्मूला है। V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर इन टू आर, मतलब आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। वी स्क्वायर बाई आर कैसे होता है? वी स्क्वायर बाई आर कैसे हो जाएगा? जैसे देखो, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हुआ। अब V इज इक्वल टू होता है आपका आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर होगा। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू आपका हो गया वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये आर हो गया, यहाँ से आर और आर कट गया, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इस तरीके से आपका वी स्क्वायर बाय आर आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा एक बार कैसे आया। ये सब वही फॉर्मूला है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। ठीक है, जो पावर का एसआई यूनिट है वो क्या है? वॉट। It is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. Thus, 1 watt is equal to 1 volt into ampere, 1 volt ampere. The unit watt is very small. Therefore, in actual practice, we use a much larger unit called kilowatt. वॉट जो होती है वो काफ़ी छोटी मतलब यूनिट होती है, इसलिए हम जनरली हमारी जो लाइफ होती है उसके अंदर हमारे जो जनरली इलेक्ट्रिसिटी है उसको किलो वॉट में मेजर करते हैं। इट इज इक्वल टू 1000 वॉट। और किलो वॉट मतलब जब भी किलो वर्ड आए मतलब वो वॉट का क्या हो जाएगा? 1000 किलो वॉट हो जाएगा। 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट हो जाएगा। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, कल ही मैंने आपको बताया था एनर्जी जो होती है आपने पावर नहीं, जैसे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर बताया था कि भाई आप मान लो कि 5 मिनट में अगर सपोज करो कि आप 5 पेज लिख पा रहे हो तो वो क्या हो गया? आपकी एफिशिएंसी हो गई। अब आपने कितना एनर्जी लगाया होगा वो क्या हो जाएगा? कितना काम किया वो क्या हो जाएगा? जो आपने एक फिक्स स्पीड से आप काम कर रहे हो और कितनी देर तक आपने काम किया, तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पावर इनटू टाइम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो टाइम को हम यहाँ पर आवर में मेजर कर रहे हैं, तो पावर को हम मेजर कर रहे थे वॉट में, और यहाँ पर टाइम हम मेजर कर रहे हैं आवर में, तो ये हो जाएगा वॉट आवर। लेकिन हम तो जो जनरल यूज करते हैं उसको किलो वॉट में मेजर करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? किलो वॉट आवर। 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. The commercial unit of electrical energy is kilowatt hour, commonly known as unit. ठीक है, अब क्योंकि 1 वॉट आवर का मतलब क्या होता है कि 1 वॉट एनर्जी 1 घंटे तक अगर चलती है तो वो हो जाएगा 1 वॉट आवर। लेकिन हम तो जनरली क्या यूज करते हैं? किलो वॉट आवर यूज करते हैं। अब किलो वॉट आवर की ये जो वैल्यू है ये कैसे आई, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखो 1 किलो वॉट आवर, तो किलो की जगह पर हमने लगा दिया 1000, और 3600 कैसे आया भाई? 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा? 36, 3600, तो ये हो गया 36, मतलब आवर को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया। अब देखो 36 वन जा क्या हो जाएगा? 36, और जीरो कितने? 3 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, तो 36 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 5 जीरो। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करके दिखाता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आपने लिखा 1000 और 3600, तो ये क्या हो जाएगा? 3600 फिर उसके बाद 3 जीरो। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जीरो कितने आए? 5, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 5। जितने डिजिट के बाद
लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड को अब से आपको कैलकुलेट करना है, जितने डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाना चाहते हो उतने ही 10 की पावर लिख देनी है। बुक में आपको इस तरीके से लिखा हुआ है 3.6, तो कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाया तो ये हो जाएगा 10⁶। ठीक है, 6 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाया तो 10⁶ हो गया। ये जो वैल्यू होती है आपको एग्जाम में आती है, 10th एग्जाम में ये आएगी ही, तो इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो कल फिर से बताइएगा, मैं फिर से इसको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, किसी न किसी टर्म्स में आएगा। या तो इसको डेरिवेटिव करने के लिए बोल दिया जाएगा, या फिर 1 kWh को जूल में, इसको हम जूल बोलते हैं, वॉट इंटू सेकेंड को हम जूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक, कृपया करके इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उसको हम एक बार देखेंगे और उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।